हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएफ न्यूज में। आइए आज की सभी बड़ी खबरों को हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी है। नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, जिससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। देर होने पर एरियर भी मिलेगा। और खबर है कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए मंगलवार को क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल हुआ। कानपुर से आए विमान ने बादलों में केमिकल छिड़का, लेकिन शाम तक बारिश नहीं हुई। दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता बेहद खराब मानी जा रही है। और तीसरी खबर है कि बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया। इसमें हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 2500 मासिक महिला सहायता और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया गया है। और खबर है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मोन्था तूफान में बदल गया है। यह मंगलवार शाम को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से टकराएगा। इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है। तूफान के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों से 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के दौरान शहीद हुए प्राइवेट डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सरकारी बीमा योजना लाभ देने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका को डॉक्टरों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो समाज माफ नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा कि सरकार बीमा कंपनियों से वैध दावों का भुगतान सुनिश्चित कराए। और खबर है कि ईरान में बंधक बनाए गए गुजरातियों के बारे में नया खुलासा हुआ है। फिरौती के लिए पकड़े गए लोग असल में ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में अवैध रूप से घुसपैठ करने के लिए निकले थे। कुल 13 लोग तेहरान में बंधक बने थे। इनमें से 7 लोग अब तक भारत लौट आए हैं, जबकि 6 लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। और खबर देखिए, गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के कॉरिडोर तालुका के पेड़वाड़ा गांव में सोमवार रात 8 शेरों का एक झुंड घुस आया। शेरों ने पहले मवेशियों पर हमला किया और घरों में घुसने की कोशिश की, जिससे गांव में दहशत फैल गई। झुंड ने गांव में एक गाय का शिकार किया और रात भर गांव में ही डटा रहा। सुबह वे जंगल की ओर लौट गए। और खबर है कि चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR शुरू किया है। यह प्रक्रिया 28 अक्टूबर से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस दौरान नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और गलतियों को सुधारा जाएगा। खास बात यह है कि असम को इसमें शामिल नहीं किया गया है, वहां अलग से प्रक्रिया होगी। और खबर है कि एविएशन रेगुलेटर DGCA ने बोइंग 787 विमानों के लिए पायलटों की फ्लाइंग ड्यूटी टाइम लिमिट को 10 घंटे से बढ़ाकर 10.5 घंटे कर दिया है। साथ ही फ्लाइट ड्यूटी पीरियड भी 13 घंटे से बढ़ाकर 14 घंटे किया गया है। पायलटों की संस्थाओं ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह एयरलाइन की सुविधा के लिए लिया गया है, जिससे पायलटों की थकान और दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाएगा। और खबर है कि भारतीय वायुसेना के लिए 6 नए मिड एयर रिफ्यूलिंग विमानों की 8,000 करोड़ की डील अंतिम चरण में है। यह डील इजराइल की सरकारी कंपनी IAI के साथ हो रही है। IAI पुराने बोइंग 767 विमानों को टैंकर विमान में बदलेगी। कंपनी ने समझौते में लगभग 30% मेक इन इंडिया सामग्री शामिल करने की भी सहमति दी है। और खबर है कि कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बिना अनुमति सरकारी जगहों पर RSS की शाखा लगाने और 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई थी। यह फैसला मंत्री प्रियांक खड़गे के सुझाव के बाद आया था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार इसे स्टे के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील करेगी। और खबर है कि देवभूमि उत्तराखंड इस बार अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। यह पहला मौका है जब राज्य के रजत जयंती समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों शामिल होंगे। राष्ट्रपति 3 नवंबर को विधानसभा को संबोधित करेंगी, जबकि प्रधानमंत्री 11 नवंबर को देहरादून में समापन समारोह में भाग लेंगे। राज्य सरकार इस उत्सव को ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। और खबर है कि पंजाब के लुधियाना में अमरीक सिंह का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। उन्होंने यह अनोखी उपलब्धि अपने काम से 84.580 किलोग्राम वजन उठाकर हासिल की है। वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। प्रॉपर्टी डीलर अमरीक ने 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद यह मुकाम हासिल किया है। और खबर है कि पंजाब के खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने की साजिश में जुटे गैंगस्टर गोपी घनश्यामपुरिया के गैंग और पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी के बीच विवाद हो गया। विवाद की शुरुआत टिकटॉक लाइव के दौरान हुई, जब भट्टी ने गोपी के भाई मन पर नशा करने का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों में गाली गलौज हुई। इस दरार को दोनों गैंग के बीच शक्ति संतुलन में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। और खबर है कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया है कि उन्हें बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करके उनके डीप फेक वीडियो बना रही है, जिनमें उन्हें हवा में उड़ते या अमेरिकी पुलिस द्वारा पकड़े जाते दिखाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 22 सदस्यीय टीमें यह वीडियो वायरल कर रही है।
और खबर है कि भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वह खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले को संत बता रहे हैं। योगराज सिंह लोगों को शस्त्र विद्या सीखने और हथियार रखने की अपील भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाला समय कठिन है। उन्होंने गुरबानी का पाठ करने की सलाह भी दी। और खबर है कि सुप्रीम कोर्ट देश भर में बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर विचार कर रहा है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 3 नवंबर तक अपने यहां दर्ज एफआईआर्स की जानकारी मांगी है। सीबीआई को मामले सौंपने से पहले कोर्ट राज्य सरकारों का पक्ष सुनना चाहता है। खबर है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान गाजा पट्टी में शांति बहाली के लिए 20,000 सैनिक तैनात कर सकता है। यह तैनाती इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF के तहत होगी, जिसका काम हमास से हथियार सरेंडर करवाना और शांति बनाए रखना होगा। खबर है कि पाकिस्तान ने इसे लेकर इजराइल के साथ एक सीक्रेट समझौता किया है। काहिरा में हुई गुप्त बैठक में मोसाद और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी शामिल थे। और खबर है कि पाकिस्तान ने करीब 20 साल बाद हुई एक बैठक में बांग्लादेश को अपने कराची बंदरगाह के इस्तेमाल की पेशकश की है। पाकिस्तान का दावा है कि इससे बांग्लादेश को चीन खाड़ी देशों और मध्य एशियाई के बाजारों तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी। यह ऑफर तब आया जब भारत ने बांग्लादेश के लिए तीसरे देश को निर्यात करने हेतु अपनी जमीन से ट्रांसशिपमेंट की सुविधा खत्म कर दी है। और खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टोक्यो में जापान की नई प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची से मुलाकात की। ट्रंप ने जापान को अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी बताया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ताकाइची ने घोषणा की कि जापान अगले साल अमेरिका को 250 चेरी के पेड़ भेंट करेगा। साथ ही उन्होंने ट्रंप को अगले साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने का भी ऐलान किया। और खबर है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादित किताब आर्ट ऑफ ट्रायम्फ भेंट की। इस किताब के कवर पर छपे नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। साहिर मिर्जा को पाकिस्तानी सेना में आसिफ मुनीर के बाद दूसरा सबसे ताकतवर अधिकारी माना जाता है। और खबर है कि OpenAI भारत में अपने मिड लेवल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान ChatGPT Go को 1 साल के लिए मुफ्त करने जा रहा है। यह ऑफर भारतीय यूजर्स के लिए 4 नवंबर 2025 से शुरू होगा। अभी इस प्लान की कीमत 399 प्रति माह है, जिससे यूजर्स को साल में करीब 4,788 का फायदा होगा। OpenAI भारत को अपना दूसरा सबसे बड़ा तेजी से बढ़ने वाला बाजार मानती है। और खबर है कि टाटा मोटर्स की SUV सिएरा भारत में 25 नवंबर को लॉन्च होगी। कंपनी ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। यह SUV ICE और EV दोनों वर्जन में आएगी, जिसमें पहले ICE वर्जन लॉन्च होगा। सुरक्षा के लिए इसमें 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 11 लाख हो सकती है। और खबर है कि दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क की कंपनी XAI ने AI पावर्ड इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया है। इसका नाम ग्रोकोपीडिया है, जो सीधे तौर पर विकिपीडिया को टक्कर देगा। 27 अक्टूबर को लॉन्च के तुरंत बाद इसकी वेबसाइट क्रैश हो गई थी, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया। मस्क इसे सत्य और पक्षपात मुक्त विकल्प बता रहे हैं। और खबर है कि UIDAI ने स्पष्ट किया है कि 12 अंकों का आधार नंबर केवल पहचान का सबूत है, नागरिकता का नहीं। UIDAI ने यह भी साफ किया है कि आधार कार्ड जन्म तिथि की भी प्रमाण पत्र नहीं है। UIDAI ने स्पष्टीकरण उन अफवाहों को खत्म करने के लिए दिया है जिनमें लोग आधार को नागरिकता या जन्म तिथि का प्रमाण पत्र मानते हैं। और खबर है कि कल यानी 28 अक्टूबर को सोने चांदी के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमत 3034 गिरकर 1,18,043 हो गई। वहीं चांदी भी 3,135 सस्ती होकर 1,41,896 प्रति किलोग्राम हो गई। IBGA के इन दामों का इस्तेमाल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड लोन की दरें तय करने में किया जाता है। और खबर है कि सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन 28 अक्टूबर को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 151 अंक गिरकर 84,628 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 30 अंक की गिरावट के साथ 25,936 पर रुका। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 21 में गिरावट रही। बाजार में मुख्य रूप से IT, रियलिटी और FMGC सेक्टर के शेयरों में बिकावली देखने को मिली। और आज की आखिरी खबर आ रही है, भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 4 सरकारी सिक्योरिटीज बॉन्ड्स की नीलामी करने जा रहा है। इन बॉन्ड्स की कुल वैल्यू 32,000 करोड़ है। यह नीलामी 31 अक्टूबर को होगी और इसका सेटलमेंट 3 नवंबर को किया जाएगा। सरकारी सिक्योरिटीज ट्रेडेबल डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक खर्चों के लिए फंड जुटाने में करती है।